नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। यदि आपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी विषम परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है, जॉब लॉस, व्यापार में घाटा या बिजनेस में कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया या कोई ऐसी पारिवारिक समस्या हो गई और आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। पहला काम लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद ये देखिए होता क्या है, कंपनियां करती क्या है। जैसे आपने लोन लिया है बैंक, एनबीएफसी कंपनी, किसी से भी लिया है, एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है। फर्स्ट ईएमआई अगर डिफॉल्ट होती है, जैसे आज आपका ईएमआई डिफॉल्ट हो रहा है, आज की डेट है और ये डिफॉल्ट हो गई, तो पहले मंथ को ये कहते हैं, ये बैंकिंग की भाषा में है SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें वही जो क्या कहते हैं उसको, कुत्ते क्या नाम है वो, फर्जी रिकवरी एजेंट, वो जो बैंक के बिहाफ से बहुत सारे रिकवरी एजेंट फोन पे आपको कॉल करने लगते हैं, पीछे आपको लगा देते हैं रिकवरी एजेंटों को कि भौंकते रहो पीछे पीछे। फर्जी वाले एक दिन में 100 बार भौंकते हैं, 100 बार कॉल आती है, 100 बार कॉल होती है। नहीं विश्वास होगा तो आप कमेंट्स में बताइए आपके पास कितनी कॉल आती है, सब पता चल जाएगा सब लोगों के यहाँ कितनी कॉल आती है। तो पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो ये पीछे जो लगाए रहते हैं भौंकने के, जो लगाए रहते हैं रिकवरी एजेंटों को कॉल करने के लिए, तो पहले तो ये सॉफ्ट बात करते हैं 1 महीने, क्योंकि अभी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुए, SMA 0 में है। उसके बाद आपका दूसरी ईएमआई जब डिफॉल्ट होती है तो ये डाल देते हैं दूसरी ईएमआई, दूसरा मंथ जो होता है तो उसमें SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। इसमें थोड़ी रिकवरी की प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, थोड़ा कठोर और थोड़ी हार्ड रिकवरी की तरह, माने उनके बात करने का टोन बदलने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद अगर दूसरी ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गई, नहीं दे पा रहा है, तो ये तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हैं। तो तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो ये होता है SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करते हैं, अगर आपका रिकवरी वगैरह जो प्रक्रिया 1 में हो रही थी 2 में हो रही थी, वही इसमें भी हो गई, SMA 0 में हो रही है, 1 में हो रही है, वो तो कॉल पे कॉल फोन करना, कंप्यूटराइज कॉल करना, कंप्यूटराइज कॉल से फोन आना, बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद तीसरी 3 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ये डाल देते हैं एनपीए में। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आपके पैसे से कंपनी को, बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उसको उन्होंने डाल दिया एनपीए में। कैटेगरी होती है एनपीए, माने अब इस पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसको अब कंपनी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एनपीए के बाद ही कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उसके पहले कहिए। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, कह रहे हैं सेटलमेंट कर लो। अरे भाई फ्रॉड है, ऐसा नहीं हो सकता। जब से तक आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जा रहा है तब से तक कोई भी सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है। एनपीए के बाद ही कुछ होगा, और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाएगा, उसके बाद ही कुछ होता है। कानूनी कार्रवाई तभी होता है, सेटलमेंट तभी होता है। तो ये हो गया प्रक्रिया एनपीए तक का। और एनपीए के पहले ये इतने जो आपके पीछे रिकवरी एजेंट लगाए रहते हैं, आपको एक दिन में 100 कॉल, 50 कॉल, मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर है तो एक कॉल रख रहे हैं, दूसरी वेटिंग में जा रही है, ऐसे इतने कॉल आते हैं। ये करना क्यों चाहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहते हैं, आपको प्रेशर में लेना चाहते हैं। 100 कॉल करने का मतलब ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में बना दे, आपको मेंटली डिस्टर्ब यानी पागल बनाना चाहते हैं, कि कैसे भी मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इतना प्रेशर करते हैं कि उसकी हद नहीं है। और लोग एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है इस रिकवरी एजेंटों के प्रेशर में, तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल लोन में फंसते चले जाए। अभी तो एक लोन में फंसे हैं, 10 लोन में फंस जा रहे हैं। और लोन लेना, लोन की ईएमआई न चुका पाना कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है कि आपने लोन लिया नहीं दे पा रहे हैं, आपने कोई अपराध हो गया, आप अपराधी हो गए, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं करना है आपको, मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। और ये फर्जी रिकवरी इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल देते हैं कि कुछ लोग मन में गलत विचार आ जाते हैं, यहां तक कि वो आत्महत्या तक सोच लेते हैं। कुछ लोग ने तो आत्महत्या भी कर ली है, केवल ये फर्जी रिकवरी एजेंटों के दबाव में आकर के। तो ये हो गया 3 ईएमआई के बाद। अब क्या कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। 3 महीने में एनपीए में चला गया। एनपीए में जाने के बाद कंपनियां क्या करती है, कंपनी आपको नोटिस भेजना शुरू कर देंगी, रिकॉल नोटिस,
एनपीए के पहले भी करती हैं, रिकॉल नोटिस भेजना, यहां तक कई फर्जी नोटिस भी भेज देती है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, पहले मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, सबसे पहला काम कंपनी को एक लीगल ट्रायल नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के माध्यम से स्पीड पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, उसका ऑब्जेक्शन डालना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कॉपी के साथ ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। जो जो नोटिसें आती जाएं उस नोटिस का आपको रिप्लाई करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा, कर दीजिए। उसके बाद अधिकतम मैक्सिमम कंपनियां क्या कर सकती हैं, अधिक से अधिक आपके ऊपर केस कर सकती है। केस क्या? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उसमें ऑटो डेबिट नहीं एक्टिवेट किया है, चेक नहीं दिया है, तो वो चेक बाउंस का भी केस नहीं कर सकती, सेक्शन 25 का भी केस नहीं कर सकती, उसकी प्रक्रिया ही अलग हो जाएगी। रिकवरी शूट का फाइल करेंगे तो उसके लिए वो तो लंबा प्रोसेस होता है बहुत। तो ठीक है, जो प्रक्रिया है करना होता है। तो कंपनियां करती क्या है? अगर मैक्सिमम कर सकते हैं सेक्शन 25 का केस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन, चेक दिए हैं तो एनआई एक्ट चेक बाउंस का केस सेम डे बेल हो जाती है। और 300, अब तो देखा कई बार तो कलकत्ता कोर्ट से 316, 318 के केस होते हैं। अरे वित्तीय लेन देन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, लेकिन ये कंपनियां कर देती हैं। अगर ऐसा करती है तो आप कंपनी को एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए एक नोटिस भेज दीजिए कंपनियों को, ताकि वो केस को खारिज किया जा सके, विड्रॉल किया जा सके। तो कंपनियां ऐसे करती हैं। कई लोगों को 316, 318 में बहुत लोग के केस हुए होंगे, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, अब लुधियाना में भी, अब तो शुरू हो गया, लुधियाना में भी बहुत सारे केस हो रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के। तो अधिकतम से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस आ रहा है, सेम डे बेल हो जाएगा। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा। मैं बार बार कहता हूं, पैसे है तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो ये प्रक्रिया करनी है, नहीं दे पा रहे हैं तो, क्योंकि लोन लिए डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम आप अपने पेपर से तो मजबूत रहिए। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना तो अलग मैटर है, लेकिन पेपर से तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसके बाद भी 9 ईएमआई के बाद कंपनियां उसको राइट ऑफ में डाल देती हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? अपने आपने सिविल चेक किया होगा कभी, देखे उसमें राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ लिख करके आया होता है। इसका मतलब होता है बैंक ने हर संभव कोशिश किया, वो समझ गया कि यहां से लोन की रिकवरी नहीं हो सकती, तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से उस अकाउंट को ही डिलीट करके हटा देती है, उस अकाउंट को ही डिलीट कर देती है, और उसके बाद किसी थर्ड पार्टी को 5%, 10% पे सेल कर देती है। तो ये प्रक्रिया करती है। अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है? सेक्शन 25 का केस, चेक दिए हैं तो 138 एनआई एक्ट केस, यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और क्रेडिट कार्ड में अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं लगाया तो सेक्शन 25 का भी केस नहीं होगा। चेक नहीं दिए हैं, चेक देते तो नहीं, क्रेडिट कार्ड में चेक का कोई मतलब नहीं होता है, तो चेक नहीं देते हैं तो वहां 138 एनआई एक्ट का भी केस नहीं होगा। तो अनसिक्योर्ड, और सबसे देखिए, हर लोन कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया जा सकता है, हो सकता है सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, लेकिन गोल्ड लोन मैंने कई बार देखा, सर गोल्ड लोन लिए हैं डिफॉल्ट कर गए, अब क्या होगा? अरे गोल्ड लोन क्यों लेते हैं मुझे नहीं समझ में आया। गोल्ड लोन ही लेना है तो गोल्ड को ही सेल कर दीजिए, गोल्ड को ही सेल कर दीजिए, जो पैसे आएंगे उतना काम कर लीजिए। जो लोन रख करके आप तो 70% आपको मिलेगा, उसके बाद भी अपने पैसे के लिए ही ब्याज देना। तो गोल्ड लोन टोटली सिक्योर्ड होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपने वहां पे गिरवी रखा है तो ये जान लीजिए उनको तो सेल ही कर दिया, उसकी पूरी पावर उनके पास होती है। अगर डिफॉल्ट होता है तो सेल कर देते हैं। तो कभी भी गोल्ड लोन आपको नहीं लेना है, गोल्ड लोन लेना है तो गोल्ड को ही सेल कर दीजिए। एक बार प्रॉपर्टी लोन होता है तो उसमें बचाव किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का रेट कम है, लोन अमाउंट ज्यादा है, या प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, दो भाइयों का डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत सारी चीजें होती है। सेक्शन 13(2) का नोटिस आएगा, 13(4) का नोटिस आएगा, उस पर स्टे लिया जाएगा, डीआरटी से स्टे लिया जाएगा, 13(2) का ऑब्जेक्शन, 13(3) में, उसमें बहुत सारे विकल्प हैं। नहीं दे पा रहा है तो विकल्प है। लेकिन गोल्ड लोन में ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड लोन में आपको गोल्ड को सेल कर दीजिए, गोल्ड को सेल कर दीजिए, अपने काम जो भी करना हो आप कर लीजिए, लेकिन गोल्ड लोन मत लीजिए। और 3 माह के बाद ही कानूनी कार्रवाई कंपनियां करती है। ऐसा नहीं है कि 3 माह हुआ नहीं आपके ऊपर केस हो गया, ऐसा नहीं है, नहीं होता है। लेकिन
3 महीने के बाद एनपीए में जाने के बाद ही कंपनियां कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और बैंक है एनबीएफसी आपको डिफॉल्टर, अगर डिफॉल्टर घोषित करती है तो जो आपका एनपीए घोषित करती है, एनपीए घोषित होने के बाद जिस दिन से आपने लोन की ईएमआई नहीं दिया है उससे 3 साल के बाद लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने लोन आज डिफॉल्ट किया है, 2018 का केस है, अभी तक कंपनियां कुछ नहीं की, कोई केस नहीं की, तो आज 2026 में आपके ऊपर केस कर देगी 10 साल बाद। ऐसा नहीं है, लिमिटेशन एक्ट है। और बैंक और एनबीएफसी नहीं, कोई भी इंडिविजुअल, आप या कोई भी व्यक्ति है, ले लिया है, पैसे लेन देन किया 3 साल से अधिक, जब ड्यू डेट थी उसके बाद भी 3 साल बीत गए और वो पैसे नहीं दिया, तो उस कंडीशन में आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने लोन आज लिया और 10 साल बाद आप केस करने आ गए, तो ऐसा नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट होता है, 3 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होता है तो लिमिटेशन एक्ट में आप आ जाएंगे, तो कंपनी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर आपका लोन ड्यू डेट जो भी ड्यू जहाँ जब से डिफॉल्ट हुए तब से 3 साल से ऊपर हो गया है तो, और किसी प्रकार की कोई नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस का जवाब जरूर दें और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दें। आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं, किसी एडवोकेट के माध्यम से दे सकते हैं जो लोन के एक्सपर्ट हो, उनको अपने एडवोकेट को अपनी बात बताइए, सर ये प्रोसेस है, ये करना है, उसको सेटलमेंट करके जो भी प्रक्रिया होगी कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, तो जो आरबीआई गाइडलाइन है उसे आपको, हमको, सबको मानना है। तो ऐसा वही काम करिए जो विधि के विरुद्ध न हो, तो विधिक रूप से जो कार्य करना है वही करिए। आरबीआई गाइडलाइन है तो आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर कंपनी को दीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन या कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में कहीं भी पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस हो, 138 का केस हो, किसी प्रकार का कोई नोटिस हो, कोई दिक्कत हो, तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।